हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आप सभी का। और साथ ही साथ आपको ढेर सारी बधाइयां देना चाहती हूं कि आप अब आ गए हैं क्लास 12th में। तो अब हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं? तो क्लास 12th में हिंदी कोर पढ़ने वाले बच्चों के लिए लेकर आई हूं सिलेबस ओवरव्यू, जिसमें हम जानने वाले हैं कि आपके पाठ्यक्रम में या आपके सिलेबस में कौन कौन सी बुक्स हैं, और यदि बुक हैं तो उनमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। क्या सिर्फ कहानियां हैं या कविताएं भी हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि कविताएं हमारे मन को हर्षित करती हैं। कविताएं, दोहे, साखियां, गजल, रुबाइयां, ये सब पढ़कर हम बड़े झूम उठते हैं, क्योंकि इनकी जो अलंकृत भाषा रहती है वो हम सबको झूमने पर मजबूर कर देती है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम चलते हैं क्लास 12th में हिंदी कोर पढ़ने वाले बच्चों के लिए। आइए सिलेबस ओवरव्यू देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आपकी क्लास में है 2 बुक्स। बिल्कुल, आपने क्लास 11th में भी हिंदी कोर में भी आरोह और वितान भाग 1 पढ़ी है। तो क्लास 12th या कक्षा 12वीं में आप सेम पुस्तक पढ़ेंगे, आरोह, लेकिन क्या रहेगी? भाग 2, वितान भाग 2। ठीक है। अब इस आरोह जो हमारी मुख्य पुस्तिका है उसमें कितने पार्ट हैं? क्या ढेर सारे पार्ट हैं। कहानियां पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे कौन सी कहानी है, कौन सी कहानी में क्या दिया है। यदि बीच में से प्रश्न आ गए, और वो तो आएंगे ही, यदि कोई कविता आ गई और हम नहीं बता पाए कि ये कौन सी कविता है, फिर क्या होगा? चिंता नहीं, फिकर नॉट, है ना। जब हम हैं तो क्या गम है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं आरोह के काव्यखंड की तरफ। काव्यखंड में कितने पार्ट हैं, कौन इनके रचयिता या कवि हैं? तो सबसे पहला है हमारा हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित आत्म परिचय। अब आत्म परिचय कविता, हाँ, अक्सर हमने जब छोटी कक्षाओं में थे हमने हिंदी में लिखा आत्म परिचय, मेरा नाम ये, तो मैं कक्षा इसमें पढ़ता हूँ, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरे माताजी पिताजी, ये सब लिखा। लेकिन अब हम जानने वाले हैं कि आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी ने जो लिखा है वो एक बहुत बेहतरीन रचना है। इसमें आप देखेंगे कि उन्होंने इतनी अच्छे से भावनात्मक तरीके से इस कविता का रचा है या लिखा है। उसमें सब कुछ दिया है कि आखिर मैं क्या करूं, कब रहूं, जमाना मुझे कुछ कहता है, मैं कुछ और रहता हूं, कुछ सोचता है, कुछ हो जाता है, तो क्या मुझे जमाने के हिसाब से चलना चाहिए या मुझे अपने अकॉर्डिंग चलना चाहिए? बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे जवाब हैं, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। उसी में दूसरा पार्ट है एक गीत। एक गीत भी, अब एक गीत कौन सा एक गीत? एक गीत, 2 गीत, ऐसे तो कई गीत होंगे, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी का जो एक गीत है उसको हम पढ़ेंगे। क्या है उसमें तब जानिएगा। दूसरा हम पढ़ेंगे आलोक धनवा जी द्वारा रचित कविता पतंग। ढील दे भैया ढील दे, ऐसा कुछ गाना ना, ढील दे, अरे यार चलो वो छोड़ो। तो ये मकर संक्रांति पर आपने पतंग उड़ाई होंगी। तो पतंग जो कविता है उसमें बहुत अच्छे से लिखा है कि जब पतंग एक बच्चा उड़ाता है वो ये नहीं देखता कि जमीन पर कांटे हैं या वो कहाँ जा रहा है, बस ढील दे दे रे भैया। ठीक है, इस तरह से वो छत की बाउंड्री या किनारे पर चला जाता है या उसके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं और वो कुछ नहीं समझ पाता। कहने का मतलब कि जब हम किसी कार्य को करते हैं पूरे लगन से, पूरे इंटरेस्ट से, तो कितनी बाधाएं हैं, कौन सी मुश्किलें हैं, वो हमें रोक नहीं पाती हैं। तीसरा पाठ पढ़ेंगे हम कुंवर नारायण जी का, जो है कविता के बहाने। कविता के बहाने, हाँ, बहुत अच्छी रचना है। तो कविता भी बहाने बनाती है या बहानों में भी कविता होती है? क्या है इस कविता का अर्थ? सस्पेंस है, पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। एक है इसी में भाग 2, बात सीधी थी पर क्या हुआ? टेढ़ी हो गई। ऐसा क्या हुआ कि बात आराम से सीधी सादी जा रही थी, लेकिन, है ना, लेकिन क्या हुआ? कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2 मित्र आपस में बात कर रहे हैं, ठीक ठाक सब चल रहा है, कि अचानक कोई तीसरा आ जाता है और वो जले में नमक छिड़क कर आनंद हो जाता है। क्या कुछ ऐसा ही है? फिर हम चलेंगे पार्ट 4 की ओर, जो लिखा है रघुवीर सहाय जी ने, कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज, अपाहिज जानते हैं ना? यस। तो किस तरह से इसमें यही बताया है कि जो पर्दे के पीछे या कैमरे के सामने जो दिखाई देता है वो कुछ और ही है।
स्पष्ट उन्होंने कहा है रघुवीर सहाय जी ने कि बहुत से जो लोग होते हैं या मीडिया वाले होते हैं वो सत्य को तो दिखाते ही नहीं है, उसके पीछे बढ़ा चढ़ा कर राई का पहाड़ तिल का ताड़ बनाकर कैमरे के सामने दिखाया जाता है ताकि टीआरपी बढ़े, और जो दर्शक हैं उनको इस तरह से मजबूर किया जाता है कि वो भी इनके साथ रोने लगें। भावुक इमोशंस इसमें उन्होंने दिखाया कि एक अपाहिज है, उससे तरह तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न कि वो बेचारा रो रहा है, तो बस जब वो रोया उसकी आंखें सूजी हुई हैं, फूल गई हैं, तभी उनका कैमरा ऑन हो जाता है और दर्शक अचानक से उसको देखने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऊषा, शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित कविता ऊषा। ऊषा का मतलब क्या होता है? भोर। तो भोर कैसी दिखाई देती है बताओ? यस, जब पूरब दिशा में सूरज उगने वाला होता है, सूर्योदय से पहले की जो बेला होती है, चारों तरफ आकाश लालिमा से छाया रहता है, अर्थात चारों तरफ लाली छाती है, और जो लाल लाल बादल दिखाई देते हैं उसकी तुलना भी कवि ने बहुत अच्छे से की है कि जैसे सिल पर मसाला पिस रहा हो। बहुत सारी उपमाएं उन्होंने दी हैं। फिर पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद के आधार स्तंभ हैं। उनकी रचना है बादल राग। याद है आपको 10th में आपने एक कविता पढ़ी थी, कौन सी कविता थी वो? उत्साह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उसमें भी बादलों के बारे में बताया था कि उत्साह में किस तरह से बादल गरजो, तो ठीक उसी का आगे का रूप यहाँ पर उन्होंने ऊषा बादल राग में बताया है। फिर हम चलेंगे तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली उत्तरकांड से। उत्तरकांड कौन सा था? जो हमारा रामचरितमानस है उसमें 7 कांड है, तो सबसे जो अंतिम लास्ट वाला जो कांड है वो उत्तरकांड है। सबसे पहला कौन सा है? बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, है ना, इस तरह से 7 कांड है। तो 7वां जो है वो उत्तरकांड से लिया गया है कवितावली, और इसमें तुलसीदास जी ने उस समय की बात की है जब चारों तरफ त्राही त्राही मच गई थी, भूख के लिए कुछ नहीं था खाने के लिए, मतलब अकाल सा पड़ गया था, वो यहां पर बताया है। फिर लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये भी है कि किस तरह से जब मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और वीर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, तब तक श्री राम की क्या दशा होती है उसका वर्णन यहां किया है। फिर आप गोरखपुरी जी की रुबाइयां पढ़ेंगे। रुबाइयां क्या हैं? क्या गजल है, कविता है, साखियां हैं, सबद हैं या दोहे हैं? तभी बताऊंगी। फिर हम चलेंगे उमा शंकर जोशी जी की छोटा मेरा खेत और बगुले के पंख। तो छोटा मेरा खेत किसको कहा है? क्या वास्तव में उन्होंने खेत जहां पर फसलें उगती हैं उसके बारे में चर्चा की है, या फिर उमा शंकर जोशी जी का कोई दूसरा ही खेत है? क्या उन्होंने अपने पन्ने को खेत कहा है? क्या कलम को उन्होंने बीज कहा है कि उस कलम से उस पेज पर कुछ लिखते हैं, पन्ने पर कुछ लिखते हैं? क्या उनका खेत कोई दूसरा खेत होगा? इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। फिर हम चलते हैं गद्य खंड की ओर। तो सबसे पहला जो पाठ है वो लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा भी हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों के आधार स्तंभ में जानी जाती है। पंत प्रसाद वर्मा निराला, ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं, और वर्मा मतलब महादेवी वर्मा। ये भक्तिन जो पाठ है इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से जैसे श्री राम और हनुमान, भक्त और भगवान का जो रिश्ता था, उसी तरह से महादेवी वर्मा और उनकी जो साथिन थी उसका भी इसी तरह का रिश्ता था। ठीक है, उनकी जो भक्तिन थी या उनकी जो सहायिका थी, सेविका थी, वो भी बिल्कुल हनुमान जी की तरह ही, जैसे हनुमान जी राम के साथ हमेशा रहते हैं, उसी तरह से महादेवी वर्मा के साथ भक्तिन रहती थी। फिर हम चलेंगे जैनेन्द्र कुमार जी का बाजार दर्शन। बाजार दर्शन में क्या पढ़ने वाले हैं? क्या 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, शायद ओमिट हो गया था ना, ओमिटेड है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। यस, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, जो श्यामा चरण दुबे ने लिखा है उसमें किस तरह से दिखावटी संस्कृति की ओर इशारा किया है कि कैसे हम जाने अनजाने बाजार की गिरफ्त में चले जा रहे हैं। क्या जैनेन्द्र कुमार जी ने बाजार दर्शन में भी इसी तरह का बताया है? बिल्कुल, कि हम जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, किसी न किसी आकर्षक वस्तु या कोई एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन देखकर उसकी तरफ भागे चले जाते हैं और सोचते हैं कि चलो एक बार तो खरीद ही लें,
और हम बाजार की गिरफ्त में आ जाते हैं। फिर क्या करना चाहिए, यहां उन्होंने इसके बारे में बताया। फिर है काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती। काले मेघा पानी दे कैसे? जब बादल काली घटा छा गई है, बाहर आ गई है, तो काली काली घटा जब छाती है तभी बरसात आने की संभावना और बढ़ जाती है। तो यहां पर काले मेघा पानी दे, इसमें क्या बताया होगा? क्या बरसात का जिक्र किया होगा या कुछ और ही है कि किसी स्थान पर बारिश नहीं हो रही है और बरसात या पानी गिराने के लिए कौन कौन से जतन या यत्न किए जाते हैं, उसकी चर्चा होगी। फिर हम चलेंगे पहलवान की ढोलक। यार बेटा, सच में ये वाला पार्ट जो है उसमें आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो पहलवान था उसकी ढोलक से चारों तरफ, या यूं कहें कि ना सिर्फ वो अपने गांव में बल्कि चारों तरफ के क्षेत्र में बड़ा प्रसिद्ध था उसकी ढोलक। पहले तो मनोरंजन के कोई अधिक साधन नहीं थे जैसे टेलीविजन या जो भी हैं, जो आज हैं। तो जो पहलवान था वो कुश्ती लड़ा करता था और सब में विजेता हो जाता था। ये लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। फिर हम चलेंगे शिरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। बहुत अच्छी रचना है। आखिर उन्होंने शिरीष एक वृक्ष होता है, उसके जो फूल रहते हैं उन्हीं के बारे में रचना क्यों की? आखिर क्या है शिरीष के फूल में, कैसा दिखता है, आप बताना मुझे, ठीक है। फिर हम चले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि पहले जो जातियां थी वो 4 वर्गों में डिवाइड थी, है ना। कौन सी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसी जाति के आधार पर उनका श्रम का विभाजन किया जाता था। जो ब्राह्मण रहते थे उनको पूजा अर्चना, यज्ञ, हवन आदि। क्षत्रियों को अपनी शक्ति, सेना, रक्षा ये कार्य होते थे। वैश्य बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे। और शूद्र हमेशा सेवा करते थे। इसी प्रकार से उनका श्रम का विभाजन होता था कि जिस जाति में जो बच्चा जन्मा है उसका कर्म वही होगा जो चला आ रहा है पैतृक। लेकिन मैं आज आपसे पूछती हूं, क्या ये सब न्यायप्रिय है? क्या जाति के आधार पर कर्मों का विभाजन सही है या योग्यता के आधार पर होना चाहिए? मुझे बताइएगा जरूर। फिर भीमराव अंबेडकर का ही है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। पहले तो उन्होंने बताया कि इस तरह का समाज है, फिर उन्होंने ये भी बताया है कि कैसा समाज होना चाहिए, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा है, बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक। फिर हम चलेंगे हमारी सप्लीमेंट्री रीडर या पूरक पुस्तिका वितान की तरफ, जिसमें 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट लिखा है मनोहर श्याम जोशी जी ने, सिल्वर वेडिंग। वाओ, क्या सिल्वर एनिवर्सरी? हाँ, क्या शादी की 25वीं सालगिरह मनाने वाले हैं? सिल्वर वेडिंग तो वही होगी। तो क्या होने वाला है? किस तरह का, मतलब क्या बताया होगा? कहीं सेलिब्रेशन हो रहा है, कहीं उत्सव मनाया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ और ही है। फिर हम चलेंगे जूझ की तरफ। जूझ मतलब क्या होता है? जूझ कहते ना कि जूझते रहो, कठिनाइयों से जूझते रहो, समस्या कितनी भी मुश्किल हो तुम्हारे हौसलों से बड़ी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मान लो तो क्या, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आप ही अपने शत्रु हैं और आप ही आपके मित्र हैं। कहने का तात्पर्य कि ये जूझ जो कहानी है उसमें बताया है कि यदि हम किसी भी कार्य को करने की ठान लें तो वो कार्य अवश्य ही संभव हो जाता है। बहुत से लोग समस्या को दूर से देखकर अरे भैया अब हम ना कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, चलो 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 रास्ता बदल लेते हैं, यहाँ ये वाला काम नहीं करते हैं। लेकिन जो कार्य करने के लिए एकदम कमर कस लेते हैं और जो ठान लेते हैं कि मुझे तो कार्य करना है, तो वो समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पहाड़ के बराबर भी क्यों ना हो, उसमें से रास्ता निकाल ही लेते हैं। फिर है अतीत में दबे पांव। ओम थानवी जी की ये रचना है। ये तीनों की तीनों कहानियां बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे और आपसे मतलब हम और आप मिलकर इसमें प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी आरोह और वितान के पाठ। एक और हमारी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। अब आप सोच रहे होंगे मैम अभी तो आपने 2 बुक्स कहा था, वो भी हैं, वो आपकी टेक्स्ट बुक है। ये जो अभिव्यक्ति और माध्यम है इसमें आप पढ़ेंगे जनसंचार के माध्यम और लेखन, सृजनात्मक लेखन और व्यवहारिक लेखन। इसके द्वारा जो भी टॉपिक्स हैं उसमें आप चाहे आपका 12th में
इलेक्टिव हो या आपका कोर हो। हिंदी में यदि मैं कहूँ तो या आप आधार पढ़ते हैं या आप ऐच्छिक पढ़ते हैं, दोनों ही कोर्स में आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम बुक के ही टॉपिक्स बोर्ड में पूछे जाएंगे। क्लियर है? आप चाहे क्या पढ़ते हो, चाहे तो आप कोर पढ़ें या आप पढ़ें इलेक्टिव, आपके यहां पर यदि मैं कहूं हिंदी में लिखते हैं आधार और ऐच्छिक, तो आधार और ऐच्छिक दोनों के लिए आपकी यही बुक चलने वाली है और इसी से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। सबसे पहले यदि हम देखें जनसंचार माध्यम और लेखन, तो इकाई 1 में है, पहला है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए है। दोनों कोर्सेज में सेम ही टॉपिक्स हैं, तो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पढ़ेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड इकाई है हमारी, इकाई 1 में सेकंड चैप्टर है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन में क्या आएगा, पत्रकारिता कुछ आएगा, है ना, पत्रिकाएं, मैगजीन्स, किस तरह के लेखन होते हैं वो सब कुछ इसमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा। पता है जब आप इसको पढ़ेंगे ना अभिव्यक्ति और माध्यम में, सारी चीजें जो आप दैनिक जीवन में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बहुत कुछ इसमें शामिल हो जाएगा। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, किस तरह से लिखा जाता है, क्या क्या पत्रकार में मतलब पत्रकारिता क्या होती है, समाचार पत्र में क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ये भी आपका आधार और ऐच्छिक दोनों के लिए है। तीसरा हमारा अध्याय होगा या पाठ होगा विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। अब विशेष लेखन क्या है, बहुत से बच्चों को ये इतना अच्छा लगता है ये वाले टॉपिक्स अभिव्यक्ति और माध्यम के कि वो बार बार कहता है मैम हमें और पढ़ना है, और पढ़ाइए, और बताइए, और इसमें क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके भी आने वाले हैं। यदि हम इकाई 2 की बात करें तो जो अध्याय 4 या पाठ 4 या यदि हम करें कि चैप्टर, तो कैसे बनती है कविता, ये आ जाएगा आपका सृजनात्मक लेखन, ये जनसंचार माध्यम और लेखन। तो क्रिएटिव राइटिंग जो होगी, सृजनात्मक लेखन जो होगा, उसमें हम पढ़ेंगे कैसे बनती है कविता। क्योंकि अभी भी मैं बच्चों से कहती हूँ कि चलो बेटा कोई भी मैंने टॉपिक दे दिया कि आप कविता बनाओ, तो बहुत से बच्चों का यही रहता है मैम कविता नहीं बनेगी, क्या हम अनुच्छेद लिख सकते हैं, क्या हम आर्टिकल टाइप लिख सकते हैं, बहुत से बच्चों की। लेकिन मैं कहूँ नहीं तुम्हें कविता बनानी है। कविता कैसे लिखेंगे मैम, हमसे लिखते नहीं बनती, बस। तो इसमें आपको यही बताना है या यही सीखेंगे आप कि कैसे बनती है कविता, कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु होते हैं जो कविता लेखन के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा है नाटक लिखने का व्याकरण। नाटकों, कहानियों और जो भी संस्मरण, रिपोर्टाज, इन सब में अंतर क्या होता है, नाटक कैसे लिखे जाते हैं। देखने में बड़ा मजा आता है कि अरे वाह कोई नाटकीय मंचन चल रहा है, अच्छा इसमें पात्र हैं, आपसी संवाद चल रहा है, नाटक देखने में मजा आता है ना। तो नाटक लिखने के व्याकरण भी हम पढ़ेंगे, ये भी आपके ऐच्छिक, ये ऐच्छिक के लिए, ठीक है। दूसरा यदि हम करें नाटक लिखने का व्याकरण, तो ये भी ऐच्छिक के लिए है, कैसे लिखें कहानी। अब कहानी लिखने के लिए कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे कहानी लेखन में। तो ये सिर्फ ऐच्छिक के लिए, याद रखना। ये जो पहले 3 टॉपिक्स हैं इकाई 1 के, वो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन, ये आपके तीनों के तीनों दोनों पाठ्यक्रम के लिए है। लेकिन यदि इकाई 2 की हम बात करें तो उसके ये तीनों टॉपिक्स हैं आपके ऐच्छिक के लिए या इलेक्टिव के लिए, ठीक है। अब हम चलें तो चैप्टर नंबर 7, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतर। मान लो कोई कहानी है, अब कहानी को हम नाटक में कैसे बदलें। हाँ, प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियां हैं जिनका नाट्य रूपांतरण हो चुका है, मन्नू भंडारी जी की भी कहानियां हैं जिनका नाट्य रूपांतरण हो चुका है। तो कैसे कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, ये होगा आपका आधार के लिए। कैसे बनता है रेडियो नाटक। अब आप सोच रहे हैं रेडियो नाटक, हाँ रेडियो में तो सिर्फ सुनाई देगा,
उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो रेडियो नाटक लिखने के भी कुछ अलग ही तरीके होंगे, कुछ तो खास होगा, तब जाकर कहीं सामान्य नाटक रेडियो नाटक में परिवर्तित होगा। क्योंकि यहां पर हमें मंच पर दिख रहा है कि कौन आ रहा है, कैसा पीछे का दृश्य है, या रात है या दिन है, ये सब कुछ हम देखकर समझ लेंगे मंच पर, या जो भी हम टेलीविजन पर देखेंगे। लेकिन यदि बात करें रेडियो नाटक की, तो वहां तो सिर्फ हमें सुनाई देगा। तो रेडियो नाटक में तो और बहुत सारी खास चीजों का ध्यान रखना होगा, वो सब हम पढ़ेंगे। ये किसमें है? आपका आधार में। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, ये भी आपका आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम दोनों के लिए है। तो आपको बड़े अच्छे से अपनी अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसमें अपने अपने विषय के अनुसार टॉपिक्स देखना है। आपको सब कुछ मिलेगा और इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे और बोर्ड परीक्षाओं में मचाएंगे हम धूम। इसीलिए आपको अब करना नहीं है चिंता, क्योंकि हम हैं ना, तो फिर चिंता किस बात की है। तो हमने क्या देखा बेटा? अपनी पाठ्य पुस्तक देखी, हमने आरोह, हमने वितान और अभिव्यक्ति और माध्यम के बारे में सब कुछ जान लिया है। तो अब क्लियर होगा कि आपका जो पाठ्यक्रम है या आपका जो सिलेबस है, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और इसमें क्या क्या शामिल है। कोई चिंता की बात नहीं ना? चलिए, तो इसी तरह से आपको बने रहना है मेरे साथ। थैंक यू सो मच।